हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन जो फिनोमिना थी उसके अंदर आपने देखा कि सबसे पहले जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में इंसेमिनेट किए जाते हैं। देन वहाँ से उनमें से कुछ स्पर्म्स जो हैं वो एम्पुला में सेकेंडरी oocyte तक पहुँचते हैं। तो काफ़ी सारे स्पर्म्स एक साथ एग पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि स्पर्म जो है वो पहले आएगा और आके जो ये सेल्स होती है इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स जो है उनको पेनिट्रेट करता है और उसके बाद उसे जो मिलती है वो होती है जोना पेल्यूसिडा लेयर, उसको पेनिट्रेट करता है और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे इस तरीके से ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म की है वो एग मेम्ब्रेन के पास, यानी कि जो oocyte है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज करती है, तो उसी के साथ ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज होके बाहर आ जाते हैं और वेटेलाइन स्पेस के अंदर, और यहाँ आके एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, यानी कि जो oocyte है उसको पोलराइज्ड कर देती है जिससे कि बाकी के और स्पर्म्स जो है वो अब इसके अंदर एंट्री ना ले सके। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो स्पर्म है उसका जो न्यूक्लियाई है वो रिलीज हो जाता है। ये स्पर्म का न्यूक्लियाई है, ये एग का न्यूक्लियाई है। इनको ये साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करके अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, तो इनको हम प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड प्रो न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल बोला जाता है। एक दूसरे की तरफ ये मूवमेंट करते हैं जिस पाथ को हम फर्टिलाइजेशन पाथ के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो पाथ है इसको हम फर्टिलाइजेशन पाथ बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में दोनों जो प्रो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होके यहाँ पे एक डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि एज अ जायगोट के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। और जैसे स्पर्म oocyte, यानी कि वैसे तो बेसिकली सेकेंडरी oocyte है, तो इसे जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है तो वहाँ पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, और एक यहाँ पे साइड में ये जो दिख रही है वो एक क्या है, सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड के रिजल्ट से एक एग और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने जो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कशन की, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म देखा, फिर पेनेट्रेट करता है तो दो रिएक्शंस होती है। एक तो एक्रोसोमल रिएक्शन थी जिसके अंदर जो एक्रोसोम से जोनालाइसिन रिलीज होते हैं वो जोना पैलेसिडा को पेनेट्रेट करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है उसको हम जोना क्योंकि जोना पैलेसिडा के ऊपर ZP3 प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ इनका एक्रोसोम जो है वो रिएक्ट करता है उसके साथ जुड़ के, और वो जोनालाइसिन रिलीज होते हैं और जो जोना पैलेसिडा को पेनेट्रेट करते हैं, और उसके बाद में कॉर्टिकल रिएक्शन होती है जिससे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड इवेंट हमने पढ़ा वो एम्फीमिक्सिस था, यानी कि जो प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड प्रो न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे में फ्यूज होके एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रहता है कि जो प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड प्रो न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल जो माइग्रेट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन पाथ के नाम से जानते हैं। ये सारे इवेंट्स जो हैं हम फर्टिलाइजेशन के लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन किए थे डिटेल के अंदर। और अब हम देखते हैं कि या तो आपसे पूछा जा सकता है राइट द इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखें फर्टिलाइजेशन का, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस हमारे सामने आता है वो ये है कि जो सेकेंडरी oocyte होती है, ठीक है, जो कि मेटाफेज में अरेस्ट रहती है, वो कंप्लीट करती है, कंप्लीट्स इट्स सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। ठीक है, जो कि क्या था, मियोसिस सेकेंड। ठीक है,
on coming in contact with the sperm। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे साथ यहाँ पे सिग्निफिकेंस मिलता है फर्टिलाइजेशन का, वो है कि जब एम्फीमिक्सिस की फिनोमिना होती है तो इससे एक डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो डिप्लॉयड जायगोट है वो रिस्टोर करता है एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि ह्यूमन की केस में 46 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्फीमिक्सिस है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एक सिग्निफिकेंस रहता है। जो प्रोसेस है वो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट, और ये 2n रहता है और 46। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। थर्ड जो सिग्निफिकेंस हमारे सामने आता है वो है सेंट्रियोल जो होता है स्पर्म का, वो आफ्टर एंटरिंग इनटू द एग इंक्लूड्स द एग टू अंडरगोज क्लीवेज। ठीक है, तो यानी कि जो सेंट्रियोल है स्पर्म, वो एग के अंदर एंटर करने के बाद में एग में जो आगे क्लीवेज है, डिवीजन को कंप्लीट अगर करवाना है तो भी हमें यहाँ पे, यानी कि एग जो है, एग को आगे डिवाइड करवाना है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए के दौरान जो स्पर्म एंटर करता है तो वहाँ से जो सेंट्रियोल होता है वो एंटर करता है एग के अंदर। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दी centriole of sperm after entering into egg nucleus and induce eggs to undergo क्लीवेज। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ हमारे पास आता है वो है कि पेरेंटल और मैटरनल जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे में ट्रांसमिट होकर ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दी पैटर्नल एंड मैटरनल characters are transmitted to the offsprings through the process of fertilization। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है नेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो जो 44 प्लस एक्स एंड 44 प्लस वाई जो कि एज ए स्पर्म और एज ए ओवा अगर हम कंसिडर करें तो इससे जो बनता है वो क्या बनता है, मेल बनता है 44 और एक्स वाई। तो ये जो है वो मेल के लिए क्रोमोसोमल नंबर रहता है। वहीं अगर हम फीमेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो 22x जो है फीमेल एग में, और 22 प्लस एक्स अगर स्पर्म में है तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फीमेल का 44 प्लस एक्स यानी कि फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके से मेल और फीमेल जो है उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो भी किससे होता है,
फर्टिलाइजेशन से। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जो फिनोमिना है वो किस तरीके से होता है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना भी देखी जाती है जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस, जहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो ऑर्गेनिज्म में सीधा भी डेवलप हो जाता है। तो दैट इज़ ए एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमारे यही समझ में आया है कि एनिमल के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो ये कि यहाँ पे एक पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी फिनोमिना भी देखने को मिलती है जो कि एनिमल के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। इसके अंदर आप क्या देखते हो कि इफ अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप हो जाता है, develops into an organisms, then it is called parthenogenesis। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे भी बनते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस जो है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो दी थी वो चार्ल्स बॉनेट ने दी थी। इसको स्टडी किया था डिटेल में, इन डिटेल, और उन्होंने देखा कि दो तरह की हम पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो कुछ केमिकल की हेल्प से कुछ ऐसे टेम्परेचर और या फिर कुछ ऐसे शॉक्स जो हैं वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन या फिजिकल स्टिमुलेशन या केमिकल स्टिमुलेशन से अगर हम ये फिनोमिना कंप्लीट कराते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो जो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो बेसिकली दो टाइप में हमारे सामने रहता है, एक तो नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप में होगा, एक होता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और सेकंड हमारे पास जो रहता है वो है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो रिप्रोड्यूस है वो ओनली बाय, यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली बाय पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है, एक ही मेथड देखने को मिलता है, वो रिप्रोडक्शन का वो है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेक्टोर्टा लिजर्ड है और एक फिश भी आती है, जैसे हमें रियली लिजर्ड एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इनकम्प्लीट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि बोथ सेक्सुअल भी और पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे एग्जाम्पल में एफिड्स आएंगे, हनी बी आएगी और एंट्स, वेस्प्स एक्सेट्रा, ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स रहते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर हमने पहले डिस्कशन किया था कि कुछ स्टिमुलेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे आर्टिफिशियली करवाया जाता है। वो स्टिमुलेशन जो है वो केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और मैकेनिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल, तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एक अपने आप में ही एक अलग फिनोमिना है, जिसके अंदर आप देखते हो कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमारे पास हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस दौरान हमारे सामने क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जायगोट फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट इवेंट, तो हम ये डिस्कशन करते हैं क्या बना यहाँ पे, जायगोट। जायगोट के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली जायगोट जो है वो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है या सिंगल सेल है, सिंगल सेल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और जो कि आगे डिवाइड होके क्या बनाती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और ये एक डिप्लॉयड सेल है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं 2n, अगर ह्यूमन की रिस्पेक्ट में बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो जायगोट है वो आगे मल्टीपल डिवीज़न करता है, और जो जायगोट है यानी कि जायगोट को हम एज ए फर्टिलाइज्ड एग भी कंसिडर करते हैं, इसको आप एज ए फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हो, और फर्टिलाइज्ड एग या फिर आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड एग, वर्ड भी यहाँ पे बोला जा सकता है, एक्टिवेटेड एग, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये आगे अंडरगोज रहता है, अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन करता है, सेल डिविजन्स, और which occur rapidly, और क्या बना देगा, प्रोड्यूसिंग ए मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो जायगोट में ही होता है। अब हमें देखना है कि जो जायगोट है इसके अंदर जो ये डिवीज़न, सेल डिवीज़न प्रेजेंट होते हैं जायगोट या फर्टिलाइज्ड एग में, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको बोला जाता है क्लीवेज। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अगर हमें समझना पड़ेगा तो जायगोट में हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिवीज़न, और जायगोट में जो ये रिपीटेटिव डिवीजन्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको बोला जाता है क्लीवेज, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्लीवेज क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्लीवेज मतलब सेल्यूलेशन, लगातार सेल्स का बनते रहना। तो पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं क्लीवेज क्या है। तो बेसिकली द सेल डिवीजन present in a fertilized egg or zygote are called cleavage, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न हम क्यों नहीं बोल सकते, बेसिकली डिवीज़न माइटोसिस ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये डिवीज़न होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो साइज़ है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि जो एग है उसका जो पर्टिकुलर साइज़ रहता है वही मेंटेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लीवेज है उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एग रिपीटेटिवली सेल डिवीज़न करता है और रैपिडली प्रोड्यूस करता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। तो यहाँ पे बिना इसकी साइज की चेंजेस हुए यहाँ पे जो कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, जो कि एक तरह का माइटोटिक डिवीज़न ही है। तो ये क्लीवेज को हम और किस नाम से जानते हैं, क्लीवेज को हम सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, सेगमेंटेशन, और या फिर इसको हम एज ए सेल्यूलेशन के नाम से भी बोला जाता है, सेल्यूलेशन, लगातार सेल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो क्लीवेज है इनको हम सेलुलेशन और सेल्यूलेशन या सेगमेंटेशन बोलते हैं, और इस क्लीवेज के दौरान जो सेल्स फॉर्म होती है, यानी कि दी सेल्स फॉर्म्ड बाय क्लीवेज, इन क्लीवेज से बनने वाली सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखते हो कि जो एक जायगोट, यानी कि ये जायगोट है, ये डिवीज़न करेगा कैसे, डिवाइड करने के लिए स्पर्म का पैराक्सिमल सेंट्रोल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। पैराक्सिमल सेंट्रोल जो होता है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और क्लीवेज को स्टार्ट करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लीवेज को स्टार्ट कौन करता है इन जायगोट, तो आंसर आएगा स्टार्ट होता है पैराक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। ठीक है, पैराक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, और जिससे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्लीवेज को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लीवेज स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब क्लीवेज जो है वो किस तरीके का डिवीजन है, अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा आंसर रहेगा कि क्लीवेज जो है वो एक क्लीवेज जो होता है वो एक माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन ही रहता है। ठीक है, और यानी कि ये किस तरीके का डिवीजन है, माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंटरफेस रहती है वो बहुत छोटी होती है, और क्लीवेज के अंदर इंटरफेस के अंदर जो है वो सिर्फ एस फेज प्रेजेंट होती है, और G2 और G1 फेज क्या रहती है, एब्सेंस रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि इन क्लीवेज द interface has only S phase होती है, ओनली S फेज होती है, बाकी इसके अंदर G1 एंड G2 क्या रहते हैं, फेजेस आर एब्सेंट। G1 और G2 यहाँ पे क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट क्लीवेज का वो हमारे सामने आता है कि जो क्लीवेज के दौरान जो ब्लास्टोमियर बनती हैं वो डिक्रीज होती हैं, बट उनका साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उनमें क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो क्लीवेज के दौरान दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्लीवेज के दौरान नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर तो क्या होते हैं, इंक्रीज होगा। दूसरा नंबर साइज की बात करें तो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे, अभी हम देखेंगे विद डायग्राम। लेकिन थर्ड पॉइंट, जो क्रोमोसोमल नंबर है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। क्रोमोसोमल जो नंबर है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है। डायग्राम से अगर हम इस चीज़ को समझें तो आप देखोगे कि ये जो पूरी फिनोमिना है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, इस तरीके से। यूँ मान लीजिए हमारे पास जो एम्पुलर रीजन है, ठीक है, और एम्पुलर रीजन के बाद में ये जो रीजन है वो इनफंडिबुलम रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, ये जो है रीजन है वो कहाँ है, एम्पुला। ठीक है, एम्पुला रीजन के अंदर ये एग था और इसके अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन्स हमारे सामने थी, और इस एग को पेनेट्रेट किया किसने, स्पर्म ने, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया
वो आया एज ए जाइगोट के फॉर्म में। ठीक है, ये 2n क्या बना है, एक जाइगोट बना है, यानी कि ये जो है हमारे सामने एक जाइगोट है। ठीक है, और इस जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है और उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये है जोना पेलुसिडा और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है वो क्या है, जाइगोट है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। उसके बाद हम देखें कि इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, तो ये जो साइज है वो तो क्या रहेगा, जोना पेलुसिडा का साइज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो अब आप देखते हो कि इस जाइगोट के अंदर जो एक सेल थी, अब इसमें डिवीजन होता है और जाइगोट में डिवीजन होके 1 से 2 सेल्स बनती हैं। और अब जो ये यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, क्लीवेज। ठीक है, तो ये जो दोनों सेल्स होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, क्योंकि यहाँ पे अब जो सेल्स बनती हैं इनका हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि फिर क्या होता है, फिर कंटिन्यूसली डिवीजन होता है विद इन जोना पेलुसिडा। तो आप इस तरीके से हम यहाँ पे जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो साइज यहाँ पे क्या रहता है, वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज उतना ही रहता है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आगे डिवीजन होता है। तो 2 से फिर ये जो सेल्स हैं फिर डिवीजन करती हैं और कितनी बन गई, 4 ब्लास्टोमेयर। तो ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है और यहाँ पे आप देखोगे 4 से फिर कितनी बन जाएगी, 8 सेल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से ये क्या बन गई, यहाँ पे 8 सेल स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फिनोमेना है इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लीवेज बोला जाता है। इस तरीके से कंटिन्यूसली सेल जो है वो इंक्रीज, मतलब सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो क्लीवेज के दौरान हम क्या देखते हैं कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनके अंदर तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स तो क्या है, इंक्रीज होते हैं, लेकिन साइज जो है वो डिक्रीज होते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहते हैं, 46 ही रहते हैं सारी ब्लास्टोमियर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसके लिए मिलती है, ब्लास्टोमियर। तो इस तरीके से एक जाइगोट, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से कंटिन्यूसली सेल्स का फॉर्मेशन होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा था क्लीवेज से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने रहती है कि यहाँ पे जो आगे कुछ स्टेजेस देखने को मिलती है क्लीवेज के दौरान, जनरल स्टेजेस हम बोलते हैं, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो क्या क्या स्टेजेस हैं जो हमारे सामने आती है, वो आती है सबसे पहले, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो जो कि क्लीवेज के दौरान बनती है, यानी कि क्लीवेज होने से ये सेल्स बनती है, क्योंकि अभी आगे जो नंबर है वो बढ़ेगा और कंटिन्यूसली ये 8 है, 8 से 16, 16 से फिर 32, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टेजेस हैं वो हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं जर्नल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम स्टेजेस के बारे में डिस्कशन करें तो जो पहली स्टेज आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो फर्स्ट रहती है वो तो है जाइगोट। फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो किसके थ्रू होता है, क्लीवेज के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो पहली स्टेज हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मोरूला स्टेज, मोरूला स्टेज। ठीक है, तो मोरूला स्टेज के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे सामने क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। मोरूला स्टेज जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ सेगमेंटेशन और क्लीवेज रहता है, जिसमें यूनिसेलुलर जो है वो जाइगोट एक सॉलिड वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं बेसिकली,
और उसको हम मोरूला स्टेज के नाम से जानते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जाइगोट जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है कंटिन्यूसली इस्थमस रीजन में, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। यूट्रस की तरफ वो मूव करता रहता है और लगभग 2, 4, 8, 16 ऐसे कंटिन्यूसली सेल्स का फॉर्मेशन करता रहता है। और ये जो सेल्स रहती हैं 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर सेल स्टेज होती है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे 8 है और ये 16 है, तो बेसिकली ये जो सेल स्टेज रहती है इसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स रहते हैं वो क्या क्या हैं मोरूला से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवीज़न होगा और डिवीज़न होके अलग अलग जो स्टेजेस है उनका फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक यूनिसेलुलर जाइगोट के कंटिन्यूसली डिवाइड करके एक 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर का बनना वो क्या कहलाता है, मोरूला कहलाता है। ठीक है, तो मोरूला बेसिकली क्या है, तो हम बोलते हैं ये रिजल्ट है किसका, सेगमेंटेशन का, कब बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्लीवेज। ठीक है, मोरूला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक यूनिसेलुलर जाइगोट जो है, यूनिसेलुलर जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है कंटिन्यूसली, उसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है और वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो मोरूला जो बनती हैं, मोरूला स्टेजिस के अंदर जो ब्लास्टोमियर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो एज ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं, सॉलिड बॉल लाइक या सॉलिड मलबेरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, वो हमें दिखने में लगती है एज ए सॉलिड मलबेरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसको हम मोरूला के नाम से बोलते हैं। और इस सेल स्टेजेस के नंबर की बात करें, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर है माइटोटिक डिवीजन से ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन कौन सा है, माइटोटिक डिवीज़न रहता है, जो कि एज ए क्लीवेज है, वैसे उसमें कुछ डिफरेंस रहता है। और ये डिवीज़न स्टार्ट कहाँ होता है, जाइगोट में, और मूव करता है किसके अंदर, ये कंटिन्यूसली कहाँ हो रहा है, इस्थेमस रीजन में, इस्थेमस ऑफ ओविडक्ट, और किधर की तरफ, यूट्रस की तरफ ये मूव करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जब क्लीवेज होता है तो जाइगोट से अलग अलग सेल स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है, 2, 4, 8, 16। ठीक है, इस तरीके से क्या बनती हैं, ये बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो मोरूला स्टेज की बात चल रही है, तो दी एम्ब्रियो विद 8 to 16 blastomeres is called मोरूला बोला जाता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जो फर्स्ट स्टेज मोरूला क्लियर होती है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज आती है वो है ब्लास्टुला। ठीक है, तो सेकंड स्टेज हम यहाँ पे जाइगोट के बाद में क्या बना, मोरूला, और मोरूला के बाद में क्या बना, ब्लास्टुला। ठीक है, तो बेसिकली ब्लास्टुला का मतलब क्या है कि मोरूला जो है आगे कंटिन्यूसली डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म होता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टुला में, और उसको हम क्या, आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, वो है ब्लास्टुलेशन। नेक्स्ट जो फिनोमिना होते हैं मोरूलेशन के बाद में, फिर ब्लास्टुलेशन
फिनोमेना बोला जाता है। तो इस फिनोमेना के अंदर हम देखते हैं कि मोरूला जो है वो आगे कंटिन्यूसली डिवाइड होता है। दी मोरूला continues to divided and transform into ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ब्लास्टुला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ सीधी सी बात है कि ब्लास्टुला के अंदर एक सिस्ट की प्रेजेंस होती है, उसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट नाम दिया जाता है। तो देखने में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होएगी, अगर हम देखें यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स रहती हैं। हम यहाँ पे बनाएं तो इस तरीके की जो सेल्स ब्लास्टोसिस्ट में हमारे सामने रहती हैं वो दो तरह की सेल्स रहती है। ये सेल्स हैं, इनको तो हम क्या बोलते हैं, ये सारी ब्लास्टोमियर्स होती हैं, यानी कि ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो अरेंज्ड होती है एक आउटर मोस्ट लेयर के अंदर, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट जो है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, और कुछ ब्लास्टोमियर्स ऐसे आउटर शिफ्ट हो जाती हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की साइड में कुछ सेल्स रहती हैं। ठीक है, तो इन सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोनल। ठीक है, इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल मास ऑफ सेल्स। ठीक है, या फिर इसको हम इनर सेल मास के नाम से भी जानते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, तो वो ट्रोफोब्लास्ट जो कि एम्ब्रियोनल या इनर सेल मास से अटैच रहता है, यानी कि ये जो सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है जो कि इनर सेल मास से अटैच रहती है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ राउबर्स बोला जाता है, सेल्स ऑफ राउबर। ठीक है, और बीच में जो हमें ये कैविटी देखने को मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमें एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हमारे सामने आता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो ब्लास्टुला है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, ब्लास्टोमियर्स की बनी होती है। ठीक है, और जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं वो दो तरीके से अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करें तो ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं अरेंज्ड इनटू टू टाइप्स। एक तो हमें आउटर साइड में देखने को मिलती है एज ए आउटर लेयर, और एक इनर ग्रुप के फॉर्म में, एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, हमें देखने को मिलता है। तो जो आउटर लेयर है उनको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और जो इनर सेल्स ग्रुप होती है इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनर सेल्स मास के नाम से जानते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, वहीं अगर हम ट्रोफोब्लास्ट की बात करें, ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो उनको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लेयर होती है ना, वो एंडोमेट्रियम वॉल से अटैचमेंट करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, जो आउटर मोस्ट लेयर है इस सिस्ट की, ये क्या करती है, गेट्स
अटैच टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और जबकि इनर सेल मास जो है ये आगे क्या बनाता है, ये डिफरेंशिएशन की इनर सेल मास जो होता है वो गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एज द एम्ब्रियो, ठीक है। तो इनर सेल मास से तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके चारों तरफ एक लेयर हमें सिस्ट हमें देखने को मिलती है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो एज इट इज़ रहेगी अभी तक, ठीक है। और ये जो स्टेज है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये है जोना पेलुसिडा। और जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है लगभग 32 के अप्रॉक्स रहता है, यानी कि 32 सेल स्टेज जो रहती है वो हमारी क्या रहती है, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से बोला जाता है, या ब्लास्टुला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन ब्लास्टुलेशन कहलाता है, और ब्लास्टोसील के अंदर जो है यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है इस जगह पे, और ये जो वाटरी लिक्विड है वो ब्लास्टोमियर्स के थ्रू ही रिलीज किया जाता है जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सेकंड जो स्टेज है वो भी देखने को मिली, और वो कौन सी थी, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के आउटर मोस्ट लेयर का भी समझ में आ गया, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वैसे तो ट्रोफोब्लास्ट को हम एज ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी बोलते हैं, ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड होती है, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो एम्ब्रियोनिक नॉब के पास या उसको कवर करके रखते हैं उसको सेल्स ऑफ रायोवर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक जो नॉब है, यानी कि ये एक एम्ब्रियोनिक नॉब का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक एम्ब्रियोनिक नॉब। इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं, एम्ब्रियोनल नोब बोला जाता है। तो एम्ब्रियोनल नोब और सिस्ट के बीच में जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि एक फ्लूइड भरा रहता है या एक कैविटी होती है, यानी कि द कैविटी बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोनिक नोब इज नोन एज अ ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक कैविटी का नाम है, और इस ब्लास्टोसील जो कि आगे एल्ब्यूमिन कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके अंदर एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड भरा रहता है जो कि ब्लास्टोमियर्स के थ्रू ये रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी जो स्टेज थी वो थी ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला की एंट्री अब कहाँ हो जाएगी, यूट्रस के अंदर, क्योंकि हम एंडोमेट्रियम वॉल से चिपकना है, ट्रोफोब्लास्ट की प्रेजेंस है हमारे पास। तो अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है, नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो यहाँ पे स्टेप रहेगा और वो रहता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो तो है इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास अलग जो स्टेजेस आती हैं वो अलग रहती हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन से पहले और इम्प्लांटेशन के बाद जो स्टेजेस हैं उनमें वेरिएशंस काफ़ी सारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब से ब्लास्टोसिस्ट कहाँ आ गई है, यूट्रस की वॉल में, और यूट्रस के अंदर आ गई, और यूट्रस ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो अटैच्ड होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फिनोमिना रहता है, इम्प्लांटेशन का फिनोमिना रहता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहता है वो क्या है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन में जोना पेलुसिडा का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जोना पेलुसिडा का क्या फंक्शन है। तो इम्प्लांटेशन के अंदर जोना पेलुसिडा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जोना पेलुसिडा ब्लास्टोसिस्ट को एक अबनॉर्मल साइट पे अटैच होने से रोकती है, वो एक परफेक्ट साइट यानी कि वहीं पे इम्प्लांट
होने देती है। तो अगर हम जोना पेलुसिडा की बात करें यहाँ पे, जोना पेलुसिडा, ठीक है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट बन गई है, अब हमें क्या करवाना है, इम्प्लांटेशन करवाना है। लेकिन इम्प्लांटेशन से पहले हमें जोना पेलुसिडा का फंक्शन देखना पड़ेगा। तो फंक्शन की अगर हम बात करें जोना पेलुसिडा के फंक्शन, तो आप देखोगे कि इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन of the blastocyst at an abnormal site, ठीक है। तो यहाँ पे सही साइट पे उसको जो है इम्प्लांट होने देती है, ठीक है। तो इसको हम देखें तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, अगर हम यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करें, ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है और ये जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे एम्ब्रियोनल नोब है, ठीक है, इनर सेल मास। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके चारों तरफ हम देखेंगे जोना पेलुसिडा जो है वो इस तरीके से क्या होने लगी, ब्रेक होने लग जाती है, क्योंकि अब ब्लास्टोसिस्ट की एंट्री हमें कहाँ दिखानी है, यूट्रस के अंदर दिखानी है। तो ये क्या है, जोना पेलुसिडा जो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। अब किस में एंटर करेगी, एंटर इनटू यूट्रस फ्रॉम ओविडक्ट, क्योंकि ओविडक्ट में इम्प्लांटेशन नहीं होना था, इसीलिए जोना पेलुसिडा प्रेजेंट थी। अब जोना पेलुसिडा के ब्रेक होते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं इनके पास काफ़ी अडेसिव या स्टिकीनेस होता है, ये एंडोमेट्रियम की जो एपिथेलियम होते हैं उसे स्टिक होने की इनके पास काफ़ी सारी कैपेसिटी होती है, अडेसिव नेचर की होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये जल्दी से, जैसे ही जोना पेलुसिडा हटता है उसके हटते ही ये जल्दी से क्या करेगी, इम्प्लांटेशन का फिनोमिना कंप्लीट करेगी। और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो धीरे धीरे जो उसकी जो सेल्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, वो फिर एम्बेडेड होना स्टार्ट हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उनके अंदर ये धीरे धीरे क्या होने लगी, इम्प्लांट होने लग जाती है, ठीक है। तो ओविडक्ट के से जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंटर करते हैं इनटू यूट्रस फ्रॉम द ओविडक्ट, और फिर यहाँ पे जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है वो है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान आप क्या देखते हो कि इन ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो धीरे धीरे अटैच होती है, ब्लास्टोसिस्ट gets attached with the uterine endometrium in about 4 days after entering in uterus, ठीक है, 4 days after entering in यूट्रस, ठीक है, क्योंकि जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज होगा, मोरुलेशन होगा और देन ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, ठीक है। तो लगभग 4 to 5 डे जो है वो यूट्रस के अंदर एंटर करता है, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि एंडोमेट्रियम जो है, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम जो होती है ऑफ इम्प्लांटेशन एरिया सेपरेट आउट एंड अडेयर विद द एम्ब्रियोनिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट। सो यहाँ हम देखते हैं कि वो एंट्री के बाद में इम्प्लांटेशन जो है ब्लास्टोसिस्ट का वो 7 to 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें
देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हो कि जो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती हैं और उन एंजाइम्स की हेल्प से इम्प्लांटेशन एरिया जो है वो बनता है और उसी से ही ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो जो सेल्स होती हैं एंडोमेट्रियम की वो कुछ टाइम बाद में रहती है, यानी कि एंट्री होने के बाद में उसी टाइम पे ही वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं एंजाइम्स को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दी सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ इम्प्लांटेशन एरिया separate out and adhere with embryonic cells with the help of certain enzymes। और ये सिक्रेट कौन करेगा, secreted by the cells of trophoblast। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इम्प्लांटेशन का जो पीरियड है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कब होता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली टेक्स about 7 to 8 days after fertilization in human। स्पेसिफिक में बात करें ह्यूमन के केस में, तो 7 to 8 डे जो है इम्प्लांटेशन की फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो आगे ग्रो करती हैं और ग्रो करके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करती है ताकि वहाँ पे जल्दी से एम्बेडेड हो सके, वो जल्दी से पेनिट्रेट करके अंदर जो है एंडोमेट्रियम के अंदर जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की जो फिनोमिना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना रहती है क्योंकि यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन की जो फिनोमिना है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है ना वो कुछ इस तरीके से अपना जो शेप है वो ऐसे इस तरीके से वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है और ये आप क्या देखते हो, एंडोमेट्रियम वॉल है। ये जो है हमें क्या देखने को मिल रही है, एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, मेट्रियम वॉल। ठीक है, उसके अंदर ये जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हम विलाई का फॉर्मेशन हम बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने एज ए ट्रोफोब्लास्ट जो है उनकी एज ए विलाई की फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप इनको क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी अडेसिव नेचर की होती हैं और ये ऐसे एज ए विलाई का फॉर्मेशन करती हैं, विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, जो कि एज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं। ये किसके बने हैं, ट्रोफोब्लास्ट के ही बने रहते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये जो है वो क्या प्रेजेंट है, ये है एम्ब्रियोनल
ठीक है, ये क्या है, इनर सेल मास, जो कि आज डिफ्रेंशिएटेड होगा एम्ब्रियो के अंदर। तो इस तरीके से ये ब्लास्टोसिस्ट है हमारे सामने, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। और इस डायग्राम में हमें क्लियर कट जो है देखने को मिल रहा है, वो कौन से फिनोमिना है, इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन का इनिशिएशन पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, इनिशिएशन स्टेज के अंदर है। इनिशिएशन यानी कि ये जो स्टेज है वो इनिशिएशन या इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन भी होता है, जिसमें ब्लास्टोसिस जो होता है कम्प्लीटली बोरीड डीपली इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस, कम्प्लीटली एम्बेडेड हो जाएगी यूट्रस की वॉल में और कवर्ड हो जाएगी एंडोमेट्रियल टिश्यू से अंडर द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम। एंड दिस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन नॉन एज ए इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ये इनिशिएशन हुआ इम्प्लांटेशन 7 to 8 डे में, और लगभग 12th डे ये कम्प्लीटली बोरिड हो जाएगा इन द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 12th डे इट इज completely buried in the wall of uterus, ठीक है। तो ताकि वो कम्प्लीटली उसको क्या कर दे, कवर कर दे। तो इस तरीके का जो इम्प्लांटेशन है जिसमें कम्प्लीटली यूट्रस के अंदर हो जाएगा और जो कवर्ड हो जाएगा एंड covered by the endometrium tissues, ठीक है। ब्लास्टोसिस जो होती है वो 12th डे में इस तरीके से कम्प्लीटली बूरिड हो जाएगी। और इस तरीके का जो इम्प्लांटेशन है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल प्लांटेशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हम सारी स्टेजेस जो है इनकी अभी देखा, इसको एज ए डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगी। तो इस डायग्राम में आपको सारी की सारी अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा एज इट इज है। ये हमारे सामने क्या है, सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जो कहाँ प्रेजेंट है, एम्पुला में, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और जोना पेलुसिडा है, कोरोना इरिडेटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं बहुत सारे स्पर्म्स, ठीक है। और स्पर्म्स यहाँ आके यहाँ पे कौन सी फिनोमिना कंप्लीट कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ टाइम पे ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये जो है वो प्रो न्यूक्लियाई है ऑफ स्पर्म और ये फीमेल का प्रो न्यूक्लियाई है। अब ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ आएगा और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन पाथ। और यहाँ पे मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ये फीमेल और ये मेल प्रो न्यूक्लियाई हैं। ये आपस में फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो फिनोमिना है वो कैसे है, एम्फीमिक्सिस हमें देखने को मिलता है। एम्फीमिक्सिस के बाद में हमारे पास एक जायगोट का फॉर्मेशन है जो कि एक डिप्लॉइड है और सिंगल सेल है। अब इस जायगोट के अंदर क्या हो रहा है, आगे क्लीवेज होता है, ठीक है। अब क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर्स बनी, ये क्या है, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और इसको चारों तरफ कवर करने के लिए कौन है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 और 4 ब्लास्टोमियर, यानी कि ये 2 सेल स्टेज है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 4 सेल स्टेज। 4 से अब हमारे पास आती है 8 और ये होगी 16। तो 8 to 16 सेल स्टेज है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मोरूला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मोरूला के बाद आगे का जो फेज है
वो क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हमें सारी की सारी लेयर्स बहुत क्लियरली देखने को मिल रही है। ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो है वो इनर सेल मास है, ठीक है। तो और ये क्या है, कैविटी या ब्लास्टोसील जिसको आप बोल सकते हो। और ये अब आप देखोगे ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट या आउटर मोस्ट जो है यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट दिया हुआ है, और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की जो ये इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, इस तरीके से ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। और अंदर की साइड में ये हम देख रहे हैं ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास है, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो बेसिकली किसके अंदर एम्बेडेड हो रहा है, ये है वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम वॉल जो है उसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इस तरीके से क्या हो रही है, एम्बेडेड हो रही है अंदर की तरफ, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इम्प्लांटेशन क्लियरली इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है, क्योंकि 7 to 8 डे हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी क्या थी हमारे पास स्टेजेस जो अभी तक हमने पढ़ी है। इम्प्लांटेशन जब कंप्लीट होता है तो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है ना वो एंडोमेट्रियम के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है। तो इसको हम एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखें किस तरीके से ये हमें एज ए डायग्रामेटिकली शो होता है। तो इस डायग्राम में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से देख रहे हो। ये जो है वो वेजाइनल रीजन है, ठीक है, और ये जो है वो वॉल ऑफ यूट्रस है, और ये जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी से यहाँ पे ये जो फिनोमिना है वो क्या हो रही है, ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन हुई तो सेकेंडरी जो oocyte है वो एग मेम्ब्रेन्स के साथ रिलीज होती है एम्पुला के अंदर, ठीक है। ये जो रीजन है वो एम्पुला रीजन के आगे, और यहाँ पे ये देखो इस तरीके से बहुत सारे क्या है, स्पम्स, यानी कि डायग्राम यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो आप देखोगे इस तरीके से स्पम्स जो है वो यहाँ पे पैनेट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और पैनेट्रेट करके फिर यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा इवेंट जो है यहाँ तक किसका चल रहा है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप देखोगे फर्टिलाइजेशन होता है और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो फिनोमिना है वो सारी की सारी कहाँ चल रही है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ तक ये ओविडक्ट है। तो ये सारा कहानी कहाँ हो रही है, ओविडक्ट में, ओविडक्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे ये 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीवेज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओविडक्ट में यहाँ तक 18 सेल स्टेज तक ये जो स्टेज रहती है वो है मोरूला स्टेज। ये यहाँ पे मोरूला स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है ब्लास्टोसिस्ट की, किसके अंदर, यूट्रस में। ये क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस है। बॉडी ऑफ यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट एंटर करता है, तो इसके चारों तरफ जो जोना पेलुसिडा, यहाँ तक तो जोना पेलुसिडा एज इट इज मेंटेन रहती है, ठीक है, जोना पेलुसिडा। लेकिन यहाँ पे आगे जोना पेलुसिडा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि सही जगह मिल गई है यूट्रस ही, यूट्रस की वॉल ही यहाँ पे परफेक्ट साइट होती है फॉर इम्प्लांटेशन। तो जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी। जैसे जोना पेलुसिडा ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे ये जो फिनोमिना है वो किसकी देख पा रहे हो, प्लांटेशन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेके एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड होता है, और इस तरीके से लगभग 7 to 8 डे जो है हमें इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं इम्प्लांटेशन, और फिर जब कंप्लीट इम्प्लांटेशन होगा तो ये अंदर कंप्लीटली इस तरीके से क्या हो जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद फिर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मोरूला ब्लास्टुला के बाद थर्ड स्टेज आती है, वो होती है गैस्टुला स्टेज। सो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और वो है गैस्टुला, ब्लास्टुला के बाद, ठीक है।
क्योंकि इम्प्लांटेशन यहाँ पे एक अलग से स्टेप था। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, गैस्ट्रूला। ठीक है, तो गैस्ट्रूला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, देखो गैस्ट्रूला के अंदर जो है हमारे सामने पॉइंट्स रहते हैं। फॉर्मेशन होती है 2 या फिर 3 लेयर्ड ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल लेयर्ड ब्लास्टूला से। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। बेसिकली ब्लास्टूला जो है वो आगे गैस्ट्रूला में कन्वर्ट होता है। गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर क्लीवेज जो है वो क्लीवेज डिवीजन स्लो हो जाएगा और अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद में वो स्टॉप भी हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ गैस्ट्रूला में स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर। एक तो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ना, उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, और दूसरा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। सो आप यहाँ देखोगे कि 2 चीज़ें यहाँ पे मेन फॉर्म होती है, यानी कि गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर हम देखें तो पहली चीज़ गैस्ट्रूला का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, ब्लास्टूला से ही होता है। यानी कि सिंगल लेयर जो ब्लास्टूला है वो 3 लेयर्ड गैस्ट्रूला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। ठीक है, तो ये गैस्ट्रूला अप्रॉक्सीमेटली 32 के बाद में 64 सेल स्टेज अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि ये 64 सेल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे 1 से 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोला जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ 2 or 3 लेयर्ड embryo form a single layered blastula. Layered blastula is called gastrulation. ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे गैस्ट्रूला जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज में क्लीवेज डिवीजन जो है वो स्लो हो जाएगा। इन गैस्ट्रूला स्टेज रेट ऑफ क्लीवेज, वो क्लीवेज डिवीजन इज स्लो, एंड अल्टीमेटली जब तक वो कंप्लीट होगा ना गैस्ट्रूला, तब तक वो स्टॉप भी हो जाएगी। स्टॉप एट द एंड ऑफ गैस्ट्रूला। ठीक है, तो गैस्ट्रूला स्टेज जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट stage of embryonic development. Embryonic development सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो है वो गैस्ट्रूला रहती है। और गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर बेसिकली 2 मेन इवेंट्स होते हैं। 2 मेन इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग गैस्ट्रूला स्टेज। ड्यूरिंग गैस्ट्रूला स्टेज 2 इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, पहला तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, और सेकंड इवेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों इवेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करें। जो पहला इवेंट है हमारा कौन सा है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर। ठीक है, तो आप इस स्टेज में क्या देखते हो कि ब्लास्टोमेयर का जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसके रिजल्ट से 3
जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं तीनों लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और ये तीनों लेयर आगे क्या करवाती हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है इन लेयर से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है गैस्ट्रुला स्टेज का कि 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो दूसरा इवेंट अगर हम देखें यहाँ पे, वो क्या होता है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान ब्लास्टोमियर जो होती हैं वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक एमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं और एक ऐसे डेफिनेट प्लेस पे पहुंचती है जिससे कि ऑर्गेनोजेनेसिस को क्या कर दिया जाए? स्टार्ट कर दिया जाए। करेंगे एक्टो मीजो एंडोडर्म्स तो करती हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे होगा वो उनके मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करना है। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुला स्टेज ब्लास्टोमियर परफॉर्म amoeboid movement and reach to their definite place in embryo, because after gastrulation oogenesis has to start in embryo, because after the gastrulation organogenesis has to start in embryo। ठीक है, तो अब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। सो ऐसे स्टेज में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए यहाँ पे रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एम्पीबॉलिक दो तरह के मूवमेंट आते हैं सामने। ठीक है, एक तो एपिबॉलिक मूवमेंट होता है और एक होता है एम्बॉलिक। एपिबॉलिक मूवमेंट तो एक्टोडर्म का होता है, और यानी कि इस मूवमेंट में यानी कि मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म, यहाँ पे तो क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म, और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है वो मूवमेंट यानी कि मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ मीजोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन मूवमेंट की हेल्प से आगे गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद में oogenesis का स्टार्टअप करते हैं। तो हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद में जो इनर सेल मास था वो तो किस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है? डिफ्रेंशिएटेड इनटू एक्टो एंडो और मीजोडर्म। ठीक है, और जो 3 जर्मिनल लेयर्स हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं, जो कि आगे एज ए स्टेम सेल्स रहती हैं, जो आगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का फॉर्म करने के लिए पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टो एंड और मीजोडर्म बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली इनर सेल्स मास की सेल्स ही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इनर गैस्ट्रेशन पीरियड के अंदर जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, यानी कि एट एंड हम बोल सकते हैं कि इनर सेल मास
जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, जो कि एज ए एम्ब्रियो ही है, क्योंकि एम्ब्रियोनल सेल है, वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड किसके अंदर, तीनों जर्म लेयर्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स जो हैं वो आगे फिर क्या करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और ये इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं, बेसिकली ये जो सेल्स होती हैं, ये कौन सी सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स का मतलब कि विच हैव द पोटेंसी टू give rise to all the tissue and organs। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास गैस्ट्रेशन पीरियड भी कंप्लीट हुआ। गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में इन सारे मूवमेंट के बाद में हमारे पास जो लास्ट स्टेप रहता है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर सारे की सारी तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं, वो फॉर्म करती हैं एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनते हैं, मेसोडर्म से कौन से बनते हैं, एंडोडर्म से कौन से बनते हैं, ये क्लास 11th के अंदर आपने बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आपकी सारी चीज़ें थी। जैसे कि एक्टोडर्म से अगर हम बात करें तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स के अंदर रेटिना, लेंस, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, टेस्ट बर्ड ऑफ टंग, ऑर्गन ऑफ कॉर्टे ऑफ ईयर। ठीक है, और एपिडर्मिस और इसके डेरिवेटिव्स जैसे कि हेयर, नेल, हॉर्न, हूव्स, फैदर, क्लॉ, ये सब जितने भी क्यूटेनियस ग्लैंड्स थी, जैसे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस मेमोरी ग्लैंड, इनेमल पार्ट ऑफ टीथ, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ और बक्कल कैविटी तक, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एनल कैनाल और एनस, आइरिस, सिलियरी मसल, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, ये सारी की सारी चीज़ों का ओरिजिन जो है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इन सब का। ठीक है, वहीं अगर हम मेसोडर्मल की बात करें तो मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड, मसल, डायफ्राम, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि एरोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंस, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ एक्सेट्रा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरी, जर्म सेल्स, डर्मिस ऑफ स्किन, मेजर पार्ट ऑफ आई एंड टीथ, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन सब का ओरिजिन है जो कि मेसोडर्म से होता है। भाई एंडोडर्म की अगर हम बात करें तो एंडोडर्म से क्या क्या बनता है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एक्सेप्ट सेलेरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, लीवर, पैनक्रियाज, लंग, ट्रैकिया, यूरिनरी ब्लडर, इनर लाइनिंग ऑफ वेजाइना, यूट्रस, हार्ट, ब्लड वेसल, इन सब की इनर लाइनिंग, इन सब का फॉर्मेशन जो है वो एंडोडर्म से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने फिजियोलॉजी के अंदर जब जब स्पेसिफिक ऑर्गन्स डिस्कशन किए थे वहाँ हमने पढ़े हुए हैं कि किसका किसके साथ ऑरिजिन होता है। तो जो हमारे पास लास्ट स्टेप रहता है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का 4th स्टेप कौन सा आता है, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस हमें देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर। 1st मंथ, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th मंथ की प्रेगनेंसी हमारे सामने रहती है, जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है। फिर एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस के लिम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1st ट्राइमर में क्या, 2nd ट्राइमर में क्या और 3rd ट्राइमर में क्या क्या डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है इसका एक NCERT डायग्राम देखें जो कि इस तरीके से है।
तो एनसीईआरटी में ये आपका एक डायग्राम है जिसके अंदर ये जो है सेकेंडरी oocyte है जो ओवरी से रिलीज हो रही है, दैट इज़ अ ए पार्ट, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये सी पोर्शन है जहाँ पे 2 सेल स्टेज बन रही है जायगोट, फिर यहाँ पे 4 सेल स्टेज दैट इज़ अ डी पार्ट, और फिर यहाँ पे 8 सेल पार्ट यहाँ पे बन रहा है, देन ये 16 सेल स्टेज रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और जो कि यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड होने के लिए रेडी है, तो ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज़ अ एच पार्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है दैट इज़ 8 और ये है 16 सेल स्टेज है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है वो एफ और ये जो है जी स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज हमें देखने को मिलती है। उसके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, अंदर जो है वो इनर सेल मास है, और यहाँ पे ये एक कैविटी यानी कि एक सिस्ट का फॉर्मेशन है जिसको हम ब्लास्टो सील के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड भरा रहता है। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ओवा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें फर्टिलाइजेशन, उसके काफ़ी सारे फेजेस ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो जो हमें फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलते हैं, और देन इम्प्लांटेशन की फिनोमिना, उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं। तो फिर अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास जो रहेगी हमारी इस चैप्टर की, उसके अंदर हम देखेंगे कि अब जो ये एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन था वो हो चुका है, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन बनते ही हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं फिटस, उस फिटस को प्रोटेक्ट एम्ब्रियोनिक लेयर्स के थ्रू किया जाता है, न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, पार्टुरेशन कैसा होगा और लैक्टेशन उसके बाद की फिनोमिना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।